लोक गायन, तत्पश्चात प्रस्तुत होगा नाटक रंगीले बाबू। चूँकि एक अपनी समय सीमा और नाट्य मंचन के कुछ सिद्धांत भी रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हुए बिना कोई औपचारिकता किए, चूँकि पहले प्रोग्राम होगा, इसके बाद आत्मीय उद्बोधन हमारे अतिथि द्वय जो हमारे बीच में कला रसिक हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। तत्पश्चात नाटक प्रस्तुत करेंगे रंगीले बाबू। आपकी उपस्थिति बहुत मनोबल बढ़ा रही है और सभी पारिवारिक नगर के तौर पर इस कला के सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए हम अंतर्मन से बतौर कलाकार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्तुत है प्रोग्राम आदरणीय फतेह सिंह परमार जी द्वारा लोक गायन। सभी रसिक श्रोताओं को सादर निमंत्रण मिला। संबंधित जो ये विभाग है उनके ये लोक नाट्य संस्था महेश्वर के अंतर्गत जो है कंट्या मामा नाट्य समारोह वर्ष के अंतर्गत जो यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसमें मैं सभी जागरूक श्रोताओं दर्शकों का हृदय से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं फतेह सिंह परमार का ही गर्भवत आपको सादर प्रणाम करता हूँ और सदगुरु का नाम लेकर विघ्नहरण श्री गजानन जी का नाम स्मरण कर, माँ सरस्वती का नाम स्मरण कर कार्यक्रम का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहूँगा। ज्ञान स्रोत है सतगुरु, ज्ञान स्रोत है सतगुरु, चरण कोटि प्रणाम, कृपा से जिंदगी होते हैं ये सबके सकल पूर्ण काम। सतगुरु के श्री चरणों में सतगुरु के श्री चरणों में लो निज शीश नवा, कृपा अरे उनके मेहर के बिना कभी, गुरु मेहर के बिना कभी ये गोविंद नाम मिल पाए। अक्सर सभी कलाकार अपने अपने इष्ट गुरुओं का नाम स्मरण करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जीवन को सफल करने के लिए जन्म से लेकर मरण तक 5 गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है और सभी लोग आप जानते हैं। ये
प्रथम गुरु है माता पिता, जन्म से लेकर अंत तक हमें 5 गुरुओं से पाला करता है। गुरु जी भी बैठे हुए हैं, सबको नमन मेरा। प्रथम गुरु है माता पिता और दूजा दाई बाई नाम, दाई बाई नाम। जीव को माँ के उदर से जो बाहर करे, उस जीव को संसार में लाए, वो है नाम। प्रथम गुरु है माता पिता और दूजा दाई बाई नाम। और तीसरा गुरु वो है जो करता नामकरण का काम। उस जीव का संसार में आने के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। तो चौथा गुरु जो पाठशाला में, स्कूल में, चौथा गुरु जो पाठशाला में और देता है अक्षर ज्ञान। और जिनके ज्ञान अमृत पीकर सब हो जाते विद्वान। तो पांचवा गुरु है, पांचवा गुरु है दीक्षादाता। अदब तक जो बतला, पांचवा गुरु है दीक्षादाता, जो अगम पंथ दिखलाए। पांचवा गुरु है दीक्षादाता, जो अगम पंथ बतलाए। अरे कोटि नमन इन गुरुओं को, तो ये जीवन धन्य हो जाए। भैया चले जा, कोई आ रहा है। प्रीतेश गेट पे चले जा। ओ मन घोड़ा सीधो चल, मन सीधा नहीं चल। ओ मन घोड़ा सीधो चल, या बखत बड़ी अनमोल रे, या बखत बड़ी अनमोल रे। बस तू सीताराम बोलो मनवा, राधे श्याम तू बोलो। मन तू अमोल वाणी
शरीर में 10 द्वार है, 10 द्वार। तीन काया है 10 दरवाजा, 10 दरवाजा, 10 दरवाजा तू तो द्वार दसई का आगे बहुत हम संसार के बाहरी बाजा में मस्त हो जाते हैं, हमारे जो अंदर नाद बज रहा है, जो बाजा बज रहा है, उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता। ये मन है बढ़िया, यो मन है बढ़िया, तन है तराजू, मन है बढ़िया, तन है तराजू। तो मन है बढ़िया, तन है तराजू, उसको तोलना पड़ेगा। क्या तोले? मन सत
सिंघा जी महाराज के इस उद्देश्यात्मक आयोजन का सभी दर्शक समझ में आया होगा कि हमारा जीवन क्या है। आगे ऐसा आदेश हुआ है करवा जाए। चलो रसिया मन बसिया मैसर नगरी। आगे संवाद है। ग्रामीण परिवेश, पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब बहुत कम और देखने को मिल रही है। अब 4 व्हीलर रेलगाड़ी और बैलगाड़ी की बात हो रही है समाज में, पर वो चित्रण है गांव का। जब गांव से महिला और पुरुष या उसको नायक और नायिका कही मेला देखने के लिए शहर में या हमारा मैसर में वो का भाव है। चलो रसिया मैसर नगरिया कि चल रे रसिया, चलो रसिया मन बसिया मैसर नगरिया। धुराई न चला बैलगाड़ी रे, अहिल्या घाट नर्मदा नहरिया। लयावांग मैसरी साड़ी प्रसिद्ध। तो चलो रसिया चलो रसिया मन बसिया मैसर नगरिया। माता शक्ति बेटी क्षमा चाहूंगा, ये चित्रण है गांव का। गांव की गोरी मात्र बहन बेटी माँ हो सकती है। वो आह्वान कर रही है घर पुरुष का कि हम मेला देखने चले तो बैलगाड़ी की तैयारी करें। ये चित्रण है उसका। चलो रसिया मैसर नगरिया, धुराई न चला बैलगाड़ी रे। अहिल्या घाट नर्मदा नहरिया, लयावांगा मैसरी साड़ी रे। प्रसिद्ध हमारे भारत में ही, हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी मैसरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो अहिल्या घाट नर्मदा नहरियामा, लयावांगा मैसरी साड़ी रे। कसी पर कहे कि जरा बैलगाड़ी धीरे धीरे हाथ जो गाड़ी जोती रहो, पर गाड़ी को धीरे धीरे चलाओ जो, क्योंकि कल जो या निर्गुणी बदल हुआ तो उस प्रकार का गाड़ी धीरे धीरे आको गाड़ी को धीरे धीरे चलाने का संत ने भी कहा है। हर कोई कहता है कि हम जो गाड़ी चलाते हैं उसको धीरे चलाओ, वरना जिंदगी परमानेंट नहीं है। जिंदगी परमानेंट नहीं है। कब गारंटी क्या है एक्सीडेंट की, कोई पता नहीं उसका, कब क्या हो जाए। इसलिए वो नायिका कहती है कि स्वामी जी गाड़ी को धीरे धीरे चलाओ जो, कैसी धीरे धीरे चलाओ जो। क्यों?
माता बहनें भी मोटरसाइकिल में वाहन में बैठती है, कहते हैं गाड़ी धीरे चलाना। माता शक्ति आह्वान करती है, इशारा करती है उनको, गाड़ी धीरे चलाओ, जिंदगी का सवाल है। उसे घबरा रो भी नहीं रही। गाड़ी धीरे धीरे हाथों रे, धीरे धीरे हाथों, धीरे धीरे चलाओ जो हमारा रसिया मन बसिया। गाड़ी धीरे धीरे हाथों रसिया, गाड़ी धीरे धीरे हाथों रसिया। वे चुनरी मारी पूरी पूरी जा। गाड़ी धीरे धीरे हाथों रसिया, चुनर मारी पूरी पूरी जा। चुनर मारी पूरी पूरी जा, चुनर मारी पूरी पूरी जा। गाड़ी धीरे धीरे हाथों रसिया, चुनर मारी पूरी पूरी जा। चुनर उड़ी जा, ओ चुनर उड़ी जा तो मारी आज चली जा। धीरे धीरे हाथों रसिया, चुनर मारी पूरी पूरी जा। चुनर मारी पूरी पूरी जा रे मारी आज चली जा, मारी आज चली जा। धीरे धीरे हाथों रसिया, चुनर मारी पूरी पूरी जा। चुनर मारी पूरी पूरी जा। या चुनरी, या चुनरी जयपुर से मंगाई, कीमती चुनर चुराई। और अब हम कमांगा वो जयपुर नहीं। या चुनरी मैं सी मंगाई, या चुनरी मैं सरसी मंगाई, या चुनरी मैं सरसी मंगाई, मैं सरसी मंगाई, मारा मन मसमाई।
फिर आगाह कर नायिका धूल लगी जाए रे मारा मन बसिया धूल लगी जाए पहिया फिरिया धूल लगी धूल लगी जाए मारा मन बसिया मारा मन बसिया रे मन बसिया मन बसिया मन बसिया धूल लगी जाए तो रंग फीको पड़ेगा धीरे आंखों चुनर मारी धीरे धीरे आंखों रसिया चुनर मारी चुनर मारी जा अब बहन बेटी बहन से चुनरी हवा उड़ी रही तो वह यहाँ तक तो कही रही कि धीरे धीरे गाड़ी चलाओ हवा में चुनरी उड़े हरी नाच चली जाए मर्यादा का पालन करना माता बनना चाहे जिस परिवेश में हम रहें आधुनिकरण जमाना चाहे इतना चला जाए मर्यादा बनना मर्यादा को कभी उस संस्कार को कभी मत छोड़ना जो सतरंगी चूनर मारी चमाचम हुई रही सतरंगी सात रंग संगीत के सात रंग जीवन में भी सात रंग सतरंगी चुनरिया चमाचम हुई रही सतरंगी चुनरिया चमाचम हुई रही चमाचम हुई रही मारा मन का सजी रही कसी लहराए मारा स्वामी कसी लहराए जो भी देख भरता धीरा को धीरा धीरा को रसिया धीरा धीरा को रसिया उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए तो मारी भाग चली जाए धीरा धीरा को रसिया चुनर मारी चुनर मारी चुनर मारी समाज द्वारा निश्चित तौर पर ये लोक की स्वर लहरियाँ शास्त्रीय संगीत स्वर लहरियों के साथ नज़दीकियाँ बनते हुए पहली बार स्वयं मैंने भी अपने नगर में देखा है और निश्चित तौर पर आपको भी आनंद आया होगा। सादर धन्यवाद आदरणीय दादा। और चूँकि व्यवहारिक और आत्मीय एक परंपरा है कला की, नाट्य कला की, तो मैं आग्रह करूँगा आदरणीय अपनी बात कह रहे हैं, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है और छोटे से आग्रह पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बड़ा गर्व की
की अनुभूति और ऐसा लग रहा है कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है, क्योंकि छोटा कार्यक्रम इतनी गरिमा से और अपने बड़ों के सामने हो तो निश्चित तौर पर मन हमारा बड़ा हो जाता है। स्वागत करने आदरणीय और मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहले, क्योंकि समय सीमा निश्चित है, आदरणीय उपाध्यक्ष सचिन जी शर्मा जी से भी आग्रह है कि मंच पर आए और हम ये आदेश ये भी कर रहे हैं क्योंकि कंटेम्पो नाट्य समारोह में आपकी उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ा रही है, हमारे काम को, हमारी कलाओं को देख रही है, हमारे निमाड़ की लोक कलाओं को देख रही है कि हमारे आसपास हमारे गाँव के कस्बे में लोक कलाएँ प्रफुल्लित है, आगे बढ़ रही है। तो संस्था के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कर्मचारी आदरणीय कृष्णलाल शर्मा जी से आगे करूँगा कि सबसे पहले वे स्वागत परंपरा में आदरणीय जी का स्वागत करें और साथ ही स्वागत के लिए चाहूँगा कि आदरणीय मदन जी सोनी का स्वागत कर्मा जी करें। मदन जी सोनी का बेटी है, काफ़ी पता है उनकी उपस्थितियाँ होती है, व्यस्तता रहती है, लेकिन फिर भी वो अपना जो कि बख्शीराम भैया काफ़ी मनोबल बढ़ाते हैं, कलाकार की पिछले विगत 2 दशक से वो हमारे साथ हैं। और आदरणीय सचिन जी शर्मा जो संस्था की देखभाल भी है और गुरु उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनका स्वागत हमारे संस्था के सदस्य कलाकार सचिन जी शर्मा। आदरणीय ओम दादा और अभी छोटा सा ही उद्बोधन है, मैं चाहूँगा कि आदरणीय हरीश की भेंट एक कलाकार में आते और अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय हरीश जी रुपए 2 शब्द कहें। भवन में उपस्थित शहर के सभी कलाप्रेमी माताएं और बहनें, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय व्यक्तिगण, हास्य कलाकार परमार जी और लोक गुंजन नाट्य संस्था के अनुष्ठ श्री कृष्णलाल शर्मा जी और हमारे सभी के बहुत ही चहेते और हम जिनकी प्रशंसा करते हैं प्रवीण चौबे। आप सभी जानते हैं और हम पहली बार की बात को समझते हैं कि हमारा जो शहर है ये उत्सव भी शहर है, यहाँ के कंकड़ है, उत्सव मेला है, समारोह है, शोभा यात्राएं हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता जिस दिन ढोलक का थाल पड़ी हो, जिस दिन मुख्य मार्ग से धर्मालु गुजरे न हो। बहुत बड़े आयोजन इस शहर में होते हैं, सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं और हम उन्हें देखते हैं, सराहते हैं। आज का कार्यक्रम लोक नाट्य गुंजन की ओर से है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस गुंजन संस्था की अपनी बात अलग है। यहाँ पर आकर मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए कि जो इसके मार्गदर्शक हैं, इसके जो शिल्पकार हैं, वो लोग बहुत ही आत्मविश्वासी और बहुत ही दृढ़निश्चयी हैं। प्रवीण जी, कर्मा जी, वसीम जी और बहुत से आप जो कलाकार छोटे मोटे जिनको प्राय हम अभी नहीं पहचानते हैं, वैसे उनकी पहचान करेंगे। वो लोग बड़ी प्रतिबद्धता के साथ अपना भूमिका पसंद करते हैं और मैं खुशनसीब हूँ कि विगत 8 साल हो गए इस यात्रा को, 8 साल है तो इस यात्रा में शामिल हूँ और मैंने देखा कैसे कैसे परिस्थितियाँ आती हैं। बहुत विकट परिस्थितियों में कार्यक्रम किया है भाइयों ने और लोग मुझे संस्था की मिसाल मिला के रखा है, नाटक की मिसाल
की और अभिनय की खुशहाली में ला रखा है। मित्रों, नाटक एकांकी बहुत श्रमसाध्य और साधन साध्य काम है। इसको करने में बहुत मेहनत होती है, साधने में बहुत बड़े संसाधन लगते हैं, सब कुछ लगता है। मगर ये कलाकार मैं देखते जा रहा हूँ और आप सभी भी इस चीज से गवाह है कि बहुत ही भाव में अपने कम संसाधनों में अपने दृढ़ निश्चयता से, अपने आत्मविश्वास से यहाँ पर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जरूरत है इन्हें हमारे प्रोत्साहन की, हमारी मदद की, हमारे सहयोग की। बहुत ऐसे मौके आए जब यहाँ पर हाल मुहैया नहीं हुआ, बारिश हो गई, जिन लोगों पर भरोसा था उन्होंने दगा दे दिया, मगर प्रवीण जी, कृष्ण जी ये लगे रहे और इस उम्मीद के साथ लगे रहे कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वही आशय बनाने की। तो इस आशय को बनाया और ये जो विधा है बहुत कठिन विधा है, बहुत संपन्न लोगों की विधा है, मगर ये लोग उसको साध रहे हैं और बड़ी कुशलता से साध रहे हैं। इसमें साहित्य है, समाज है, चिंतन है, चिंताएं हैं। और कहा गया है कि अगर आज मैं कह सकता हूँ इतने बड़े शहर में समाज में इकट्ठा हुए हैं कब सकता है, ये तो पर्याप्त संख्या नहीं है। हाँ, मगर इन भाइयों की अपनी एक जो दृढ़ निश्चयता है वो ये कहती है कि एक रोज कलम लाएगी बदलाव की सूरत, एक रोज कलम लाएगी बदलाव की सूरत। शब्दों से खतरनाक शरारा नहीं, शब्दों से शरारा बोलते हैं अंगारे जिंगारे, शब्दों से खतरनाक शरारा नहीं होता। तहजीब, अदब और सलीका भी तो कुछ है, तहजीब, अदब और सलीका भी तो कुछ है। झुका हुआ शख्स बेचारा नहीं होता। अगर कोई बेटा है तो ये बेटा और क्या करवाना चाहिए और किस स्टाफ में और किस आत्मीयता के साथ यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा योग्य है। बहुत ही समय की कमी है, भगवान ने बहुत अच्छा भेज गए हैं, उनको बधाइयाँ। हमारे बीच आदरणीय मनीषा शास्त्री जी उपस्थित हैं, वो भी अपने प्रदेश राष्ट्र गायिका है। ऐसे हमारे प्रदेश के हमारे महाराष्ट्र में अनेक कलाकार हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर काम किया है और हम उनके प्रति अपने सद्भाव में रहते हैं, प्रशंसा का भाव रखते हैं। और जो कला को साधता है वो जमाने की परवाह नहीं है, जमाना की परवाह नहीं है। अगर अभाव है, अकेली है, पकड़ता है, वही ये बड़े बड़े काम कर पाते हैं। आजाद ने बहुत अच्छा कहा है कि जमाने में कभी कोई नहीं परवाह की उसकी, जमाने ने कभी कोई नहीं परवाह की उसकी, जमाने के लिए जो भी जमाने की तरह दौड़ा, जमाने के लिए जो भी जमाने की तरफ दौड़ा, उसे चाहा जमाने ने, उसे पूजा जमाने ने, उसे चाहा जमाने ने, उसे पूजा जमाने में बड़ा दम से किसने भी जमाने का चलन। तो ये लोग जमाने के चलन होने वाले हैं, ये लोग पहनने के साथ पहनने वाले नहीं है, ये लोग अपना रास्ता अपनाते हैं। ये लोग वो है जो संता की भूख है, नदियों की भूख है, वो भूख जब वो धराए करती है तो अपना आप रास्ता बनाती है। हम तो दरिया है, हमें अपना हमें मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ये शानदार यहाँ पर नाटक है और अर्थात करते हैं उनकी इस साहस का, इस देश का हमें बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए। और सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने पड़ोसियों को, अपने परिचितों को, अपने परिवार वालों को जब तक भी ये लोग नाट्य मंचन का साथ में आयोजन होता है, हम जरूर कहें कि आप लोगों को संगीत हो और आनंद लें। एक बार नेटवर्क में एक नाटक हो रहा था प्रदेश में और वो उसमें बहुत कम लोग आए, किसी ने कहा समिशन में कि आपका नाटक असफल रहा। वह नहीं, हमारा नाटक असफल नहीं रहा, पब्लिक का असफल, जनता सफल, वो नहीं आ पाई। तो हमें ऐसा नहीं करना, नाटक का सफल है तो मेहनत है, उनका हुनर है, ये देखें कितना मेहनत, कितना अमल करता है, कितना जज्बा आता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं प्रवीण चौबे जी को, कृष्णा विश्वकर्मा जी को, सिंह जी को, पूरे टीम को, महेश जी को और अपने फोटोग्राफर को, सारे लोगों को
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति से हम बहुत प्रफुल्लित हैं। और मेरे जहन में सब पुरानी चीज़ें महानदा का इस्तेमाल लहरें लगी है। मैं कृष्ण विश्वकर्मा को जब से जानता हूँ जब ये मंच नहीं हुआ करता था, उनकी एक जिद थी, एक जुनून था, वो किस रास्ते में जा रहे हैं मुझे कुछ भी पता नहीं था, और एक ये था कि मुझे समाज के लिए संस्कृति के लिए कुछ करना है। और कृष्णा ने मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जिस रास्ते में चल रहे हो वो रास्ता सफल होते नजर आ रहा है। और खुशी इस बात की है कि रंगकर्मी सुनने में एक छोटा शब्द लगता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। माननीय हरीश जी दुबे से आश्वासन चाहूँगा कि जो लेखक की कलम को, उसकी कल्पना को जीवंत कर दे, वही रंगकर्मी है। लेखक की लिखी हुई कहानियों को अपने स्वरूप में बदलकर जनता के सामने पेश करे, उसे रंगकर्मी कहते हैं। और सदियों से चले आ रहा है कि जो नाट्य संस्थाएं हैं, जो नाटक है, दर्पण जो हम बोलते थे, वो चीजों में वो शक्ति होती है, ताकत होती है कि पीड़ित मानव को सुकून देती है, आयु की वृद्धि करती है और मानसिक तनाव को कम करती है। ये एक लोग कुछ नाटकों में तासीर होती है। जैसे आज के पाश्चात्य संगीत को सुनकर कुछ भी मैसेज नहीं मिलता है, सुना पल दो पल के लिए और भूल जाता है। लेकिन आज फतेह सिंह जी का जो सुना जिसे मैसेज भी आया है संस्कृति, और उसको सुनने के बाद में हृदय को प्रसन्नता हुई और मानसिक शांति का भी अनुभव किया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इसी संस्था में हमेशा जिस तरीके से आगे बढ़े और बढ़ते रहे, यही मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय वीडी सिंह जी मंत्र पर है। दोस्तों, फतेह सिंह परमार वो आवाज़ है जो सुबह आकाशवाणी में 6:05 से शुरू होती थी, कभी शाम को 6:30 पर बजते थे। इनके शानदार सिंगा जी के भजन किसी कारण से कहीं ये व्यवस्थाओं में व्यस्तता में लग गए हैं, लेकिन आज पुनः हमें सौभाग्य मिला इनकी आवाज़ सुनने का। तो हम बहुत हृदय से आदरणीय दादा आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे आज के अतिथि सरल सहे 3 दिवसीय समारोह उन्हें समर्पित किया देखा जाता है। ऐसी होती है श्रोताओं की परंपरा, क्योंकि आप नाटक को अगर शुरू से देखेंगे तो कलाकार के एक्सप्रेशनों के साथ, उसके अभिनय के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे, और भजनों को पास से सुनेंगे तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भजनों को एहसास किया जाता है, अभिनय और नाटक को देखा जाता है। इसलिए जितना पास से आप नाटक को देखेंगे उतना आपको आनंद आएगा, उतना उस नाटक की भूमि से, उस लेखक की भूमिका से आप जुड़ पाएंगे। प्रस्तुत रंगीले बाबू। जो नाव है रसीद बाबू लोग रंगीला
लगा 8 नंबर काजल कि पूरे दिन में देख के सर बड़ी टोपी और मुंडा बता और जब वो चले तो चार लोग सापड़ा जैसे बाकी तिरछी चार चलत भैया वो और सबसे लगे लो बाबू और सुनिए कि एकदम खातू छे वो अरे बहुत होशियार आदमी छे पेशा सी वकील छे वकालत में इतनी अच्छी करे कि वो जज साहब भी कदी के जज की वाह रंगीला बाबू वाह काय बढ़िया काम करे और लोगों के जी वो जीरा अरे बाप जीरा मतलब बहस जज साहब से अपना केस के लेकर लो इतनी अच्छी बहस करे कि रंगीला बाबू कहे चाहिए असली आदमी छे जज साहब कहे कि भाई गजब पर जज साहब ने समझाया कि वकील जितनी अच्छी बहस करे नहीं वो काय करे समझी गया नहीं ना और भाई तुम तो छे पूरा गांव गिरिले पूरा गांव पर रंगीला बाबू मसी कोई पूरे निकाल दे आसो पूरा गांव कोई नहीं क्योंकि अब नहीं पूरे अब देखो छोटे मोटे काम करें अपनी नौकरी का साथ अपनी वकालत का साथ समाज सेवा भी करें और समाज सेवा भी कैसी नारी समाज सेवा के प्रति बहुत समर्पित है तो भैया मैं तो अपना सिखाई लेते पर देखो होशियार छे समझदार छे और सुंदर भी छे बाहर बड़ा सब कुछ संपन्न छे बस तो लोग को ढूंढे अब देखो मगज 8 दिन हो गया सिक्का को अभी तक नहीं मिल गया तो अब तब यहाँ बैठ जाओ अभी देखो मगर लगे कि आज नसीब बाबू कहने कैसे आओ तो सही के बहुत दिन हो गए अब देखो वो देखो अरे वो देखो वो हाँ वो आई लो नसीब बाबू हाँ भैया वो आई लो जैसे कि नाम से ही जानते हैं अपनी बात अपने काम के चर्चे तो पूरे शहर में है सब लोगों को पता है कि रंगीला बाबू कितना रंगीला कितना रंगीला हो इसलिए रंगीला हो और रसिक भी हो इसलिए रसिक हो रसिक लाल रसिक बाबू मेरे काम से लोगों को जलन होती अभी कह रहे थे ना एक आदमी बड़ा शौकीन आदमी है महिलाओं की सेवा करता है तो भैया उसको बुरा भी क्या करता हूँ अब देखो मेरे कोर्ट जाने का समय हो गया अब मुझे जाना पड़ेगा अब मैं यहाँ से निकलता हूँ फिर आकर मुलाकात करेंगे अच्छा मास्टर साहब आप भी जाइए हम भी चलते हैं जय राम जी अभी आपने देखा होगा कि रंगीले बाबू आए रंगीले बाबू और मास्टर साहब की गहरी मित्रता दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों अपने अपने दिशा में चले गए ये आपसी प्रेम दर्शाता है रंगीले बाबू का प्रसिद्ध बाबू एक दूसरे की चिंता करते यूँ तो वो एक दूसरे को खाने को ढूंढते एक दूसरे की लाइफ छोटी करने का प्रयास करते लेकिन अच्छी मित्रता के यही गुण है लाइफ छोटी नहीं एक दूसरे के सुख की चिंता करते यही काम तो मास्टर साहब कर रहे थे तो भैया आप ध्यान से देखिए मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे मास्टर साहब मैं उनका अच्छा मित्र हूँ और उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मास्टर साहब आप जाओ वहाँ पर और बारात की व्यवस्था देखो तो ब्याज और आप चिंता मत करो आप सबका लिए जलेबी आलू बड़ा पोहा कचौरी समोसा बीड़ी सिगरेट पान गांजा सबकी व्यवस्था पर आप अरे जी आप चिंता क्यों करो
अरे देखो भैया, छोटे छोटे काम। अब देखो भैया, बारात आई है, महिला आई है, बच्चा है, अब वो जीजी का पूरा ना जीजी कर दे तो कोई बुरी बात नहीं। जीजी आओ जी, ओ नाना, ए नाना, अरे जरा एक बाल्टी पानी दे दे जीजी का, वो बच्चा का धुले देगा। चलो रे छोटे मोटे काम। समझियो भैया, आजकल के छोरा छोरी बड़ा इशारा में बात करो, हरी हरी समझी का कि नहीं समझी का? हाँ ओ छोटू, अरे बेटा वो मटका का नीचे लाल कपड़ा में वो गोली बंधे छे कि नहीं, वो की बात कर रहा। दे दे भैया के दे दो, और वो वहां साथी भी रखे ले, चिलम भी रखे ले। अरे कहीं तो भैया साथ तुम्हारे लिए व्यवस्था है, चिंता मत करो। और खाली ध्यान रखो कि शांति से बैठो और शांति से आनंद लो। देखो भैया, लोग ऐसा कहे कि जब बारात अच्छी हो तो अच्छो लगे। अब देखो भैया, हमारा ब्याह तो नहीं हुआ, पर मगर लोगों की बारात में नाचने को बड़ा अनुभव। और यह बात ये है कि बाराती तब तक ही अच्छा लगे जब तक वो अपनी सीमा में हो। जब बारात अपनी बाराती और मेहमान बारात के मेहमान जब अपनी सीमाएं तोड़ देना, तो ऐसा लगता है कि ये बाराती नहीं है, ये राक्षसों की खोज है, राक्षसों की, क्योंकि अपने आनंद में लड़की वालों को नीचा दिखाने का प्रयास करते। यही तो बुरा करते हैं। या आप रिश्ता करने आए, रिश्ता करो और उसको निभाओ। पर ठीक है भैया, थोड़ा बहुत तो चलता है। और रसिक बाबू का आर्डर अलग है। रसिक बाबू कहते हैं कि जो भी आर्डर करे, जो भी, समझ लो ना, जो भी। अरे भैया आओ, मानी मैंने बात की, जो भी आर्डर करेंगे सब देंगे, पर जरा आदमी को दम तो ले दो, सांस तो ले दो, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पिक्चर की टिकट नाई धोबी। अरे तो घर में भी नहाते धोते हो कि नहीं, कि ऐसे चले आते हो? और तो अरे भैया, माना कि गांजा भांग भी पीते हो, लेकिन लौला उतना ना लगे, लेकिन सवा से गांजा भांग होगा। अरे पियोगे कि बाबा जी का धुना लगाओगे? कुछ तो शर्म करो भैया, कुछ तो शर्म करो। पर आपने क्या करना है, क्योंकि अपन तो रंगीले बाबू के मेहमान है, उन्होंने काम दिया है और अपन करे जा रहे हैं। अपन अगर मान लो कोई मिसा करे तो लोग क्या कहेंगे, मेहमान हम क्या कहेंगे कि तेली का तेल जले और मसाज जी की नहीं, मसाज जी का मन जले, ये बात है भैया। तो समझ लो पड़ा वो। तो भैया आप चिंता मत करो, हमको सब व्यवस्था कर देगा। तो भैया अब आओ जाओ, अब मास्टर साहब आए हैं। हाँ, तो मास्टर साहब बता मालूम कि मास्टर आप भी व्यवस्था अच्छी देते हैं, देखो उसमें सारी व्यवस्था तुम्हारे साथ लगेगी। देखो बरातियों को नाश्ता पानी, चाय, बीड़ी, सिगरेट, लाइट हुई, जो भी लगा सब व्यवस्था करो। और सुनो मास्टर साहब, एक बात को ध्यान रखो, बात यह है कोई भी खातिरदारी में कमी नहीं हुई, क्योंकि हम लड़की वाले, ये लड़के वाले, अगर इनकी खातिरदारी में कोई कमी हो गई तो नाराज हो जाएंगे, रिश्ता बिगड़ सकता है। फिर मैं कह रहा हूँ मास्टर साहब, सारी व्यवस्था करो इनकी, इनका सब ऑर्डर पूरी करो, जो मांगो वो दो, जो मांगो वो दो, आपको कहीं जाएगा। हाँ तो भैया तो ऐसा लगे कि मास्टर साहब ने, वकील साहब ने बड़ो हाथ मारे है, मतलब तो अच्छो लंबो वालों केस, मोटी गड्डी वालों केस इस बार जीते हो। तभी तो कह रहा जो लगे वो तो, जो लगे वो तो। टाइप आपको जाएगा, हमको सब दे दूंगा। पर एक बात याद भी है भैया कि कभी कभी आंसू भी हुआ है कि हम दूसरा का खुश करने का चक्कर में, समझ रहा है कि नहीं बात, हम दूसरा का खुश करने के चक्कर में खुद दुखी हो जाते, दूसरा का खुश करने का चक्कर में हम कर्जा का भाव हो जाते। हमको आंसू नहीं कर दो, जैसी हमारी व्यवस्था है वो सोच काम करो। एक काम कही बड़ी और गलत बात नहीं, क्योंकि तब तो रिश्तों बना पर अपन तो नहीं करना चाहिए। अपन पराया लोग जरा से देर में अपना मित्र किसी बाबू नाराज हो जाए तो अपन तो सब व्यवस्था करो। ठीक है भैया, तो अब हम जाएंगे, अब हम आप मान पाऊंगा क्योंकि अभी तुम्हारा समय भी खत्म हुई हो और जाना तो टाइम भी हो, बाकी बारात क्या और रसिक बाबू खुद कर ले। ठीक है भैया, जय राम जी। Por ahí
की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात कही, हर परिस्थिति में ठीक है भैया, देख लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया था कि हर परिस्थिति में आदमी का धर्म बदल जाता है। जब रणभूमि में अर्जुन होता है तब वो योद्धा होता है, और जब वो भर जाता है तो पितामह का पुत्र होता है। चिट्ठी आई है रसिक बाबू की, देखता हूँ रसिक बाबू की चिट्ठी है, कोई अच्छी बात होगी इसमें। रसिक बाबू बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ, अरे रसिक बाबू ने अपनी बेटी के ब्याह में मुझे अपने दामाद से मिलाया था और बड़े उत्साह से मिलाया था और कहा था कि अरे रसिक बाबू ये है हमारे दामाद। और रसिक बाबू ने उत्साह से कहा था कि ये दामाद इंग्लैंड में नौकरी करता है, इंग्लैंड में सिविल सर्विस की नौकरी करता है, और सुनो मास्टर साहब बड़ी मोटी तनख्वाह भी है, वहां रहता है। और चिट्ठी में लिखा है कि दामाद की मृत्यु निमोनिया से हुई है, निमोनिया से हुई है, बराबर इंग्लैंड, ताकि अंतिम समय में उसका कोई मुंह भी न देख सके। मुझे तो ये सोचकर बड़ा अफसोस होता है, मेरा तो खून सूखता है यह सोचकर कि रसिक बाबू की उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी रसिक बाबू की बेटी पर, जिसके हाथ में 3 महीने अपने पति के नाम की मेहंदी लगी थी। उसके हाथ की मेहंदी का रंग अभी उड़ा ही नहीं कि वो बेटी विधवा हो गई, विधवा हो गई, वो बेटी विधवा हो गई। उस बेटी का संसार उजड़ गया, उस बेटी का संसार उजड़ गया। परमात्मा, अरे मैंने तो सुना था कि तू दयालु है, ये तेरी कैसी दया, कैसी दया है तेरी, तूने उस बेटी का संसार उजाड़ दिया। और मैंने तो ये भी सुना था कि एक बार तूने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, एक बार भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी तूने, उसको साड़ी पहनाई थी, साड़ी पहुंचाई। तो इस रसिक बाबू की बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था तेरा रसिक बाबू की बेटी ने, जो तूने उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, उसको विधवा बना दिया। क्या मिला तुझे ये सब करके, क्या मिला? तू परमात्मा कहता है अपने आप, तू कैसा भगवान है, ये तेरा कैसा न्याय है, कैसा न्याय है, कैसा न्याय है तेरा। कुछ दिनों पहले मास्टर साहब मेरे घर बैठने गया, दुख की घड़ी में घर बैठने जाने की परंपरा, मेरे घर में मास्टर साहब आए। मास्टर साहब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मास्टर साहब बहुत रो रहे, मैंने उन्हें समझाया, उनके सिर पर हाथ माया और कहा कि मास्टर साहब आपने तो रोने में छोटे बच्चों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे मास्टर साहब, छोटे बच्चे तो इसलिए रोते हैं कि उनकी कोई प्रिय चीज खो जाए और उसके बदले में कोई दूसरी चीज मिल जाए, इसलिए वो रोते हैं। लेकिन मास्टर साहब, आप तो इस बात के लिए रो रहे हो कि जो हमारी प्रिय चीज खोई है कभी मिलने वाली नहीं। मास्टर साहब, किसके लिए रोते हो? इस संसार में कौन है जो हमारी करुण कथा को समझेगा? कोई नहीं है मास्टर साहब, हमें रोना नहीं है, हम रोएंगे वो समझेगा कि हम कमजोर हैं। मास्टर साहब, इस दुनिया में जीने का एक यही तरीका है कि
कि हम बेशर्म बनकर जिए, हम बेशर्म बनकर जिए, तभी जी पाए। मास्टर साहब और सुनो मास्टर साहब, हमें उसके विद्रोह का विरोध करने का एक यही तरीका है कि वो मारता जाए हमें और हम हंसते जाए, वो मारता जाए और हम हंसते जाए, वो मारता जाए और हम हंसते जाए, तभी हम जी पाएंगे। क्योंकि संसार का नियम इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और सुनो मास्टर साहब, असली मजा तो तब आता है जब हम, असली मजा तो तब आता है मास्टर साहब जब हम जल्लाद के पैरों में पड़े हो और आकर वही बनी रहे आकर, तब असली मजा आता है। और भी सुनो मास्टर साहब, वो परमात्मा, अगर कोई बेटा अपने घर में आग लगा दे, बाप बेटे का दुश्मन नहीं हो और ना ही बेटे बाप का दुश्मन। ये अखिल ब्रह्मांड उसका है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो किसे जिंदा रखे, किसे मार दे, ये उसका खेल है, इसका खेल है ये। इस खेल में आप हम कुछ नहीं कर सकते। धैर्य रखो मास्टर साहब, धैर्य रखो। और सुनो मास्टर साहब, इस संसार में तो हमें मजबूती के साथ जीना है। वो कितना भी हमला करे, इसके हर हमले का हमें डटकर सामना करना है। और डंके की चोट कहो, चला कितने वार करता है, कर हमले कितने बड़े से बड़े हमला करता है। अरे सुन, तेरे अस्त्रालय में जो बड़ा सा बड़ा और घातक सा घातक हथियार हो, उस हथियार से हमला कर। क्या तू छोटी छोटी सुइयां चुभाता है? हम डरने वाले नहीं मास्टर साहब, वो बड़ा ही शातिर है, वो चालाक है, छुपकर हमला करता है। अरे जरा सामने आ जा तो हम भी बताए हमारी पूजाओं में कितना जुटा हुआ। रसिक बाबू के विद्रोह का स्वर बहुत ही तेज। रसिक बाबू अपने घर के आगे में बैठे और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे। अर्जुन को युद्ध की भूमि में सवाल होता है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ, इस संसार में जीने का क्या कर सकते। उसी समय हाँ रख दो भैया चिट्ठी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, लेकिन वो संदेश तो अर्जुन के लिए नहीं था, वो संदेश अखिल ब्रह्मांड के लिए था, हम सब के लिए था। और इस बीच देखो भाई बहनों, फिर चिट्ठी आ गई। चिट्ठी किसकी है इस बार मैं देखने का प्रयास करता हूँ। चिट्ठी रसिक बाबू जितना अच्छा लगाता है ना, उतने ही अच्छे से वो अपने मित्रों से रिश्ते भी निभाता है। यही तो उसकी अच्छाई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी में अरे चिट्ठी में तो शहनाई का निशान बना है और गणेश जी की मूर्ति भी है। लगता है पढ़ता हूँ। अरे हाँ भाइयों, इस बार चिट्ठी में रसिक बाबू के बेटे का संदेशा लिखा है और उन्होंने मुझे बुलाया है। अरे बुलाएगा क्यों नहीं, मैं रसिक बाबू का पक्का दोस्त हूँ। और इसमें लिखा है मास्टर साहब 8 दिन पहले आना, 8 दिन पहले, जैसे तुम बिटिया की शादी में आए थे और इस बार भी तुमको बड़ी व्यवस्थाएं संभालना है। तो भैया मैं तो अभी देखो मुझे बड़ा सच से जाना पड़ेगा, समय भी लगेगा। तो देखो भैया वो गाड़ी का समय भी हो गया है, मैं अभी ट्रेन से निकल जाता हूँ क्योंकि गाड़ी वो हो गया देखो गाड़ी में। मैं निकलता हूँ भैया, आप लोग भी आना, फिर मिलेंगे। ये मैं चली
रसीक बाबू के आंगन में बेड बाजे बारात ढोल ताशे सभी तो लगे, लेकिन बच क्यों नहीं रहे? मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, कहीं मेरी आंखों में दोस्त तो नहीं है रसीक बाबू के आंगन में? रसीक बाबू के आंगन में मुझे अर्थी दिखाई दे, कहीं रसीक बाबू तो नहीं? नहीं, रसीक बाबू तो बोले तो मेहमानों के लिए कपड़े लेकर आ रहे, फिर क्या अर्थी किसकी? इस हाथ की बात रसीक बाबू के माता पिता तो पहले ही चल बसे। बाप रे, रसीक बाबू के आंगन में जो अर्थी है, उस अर्थी पर रसीक बाबू का लड़का लेटा है। अरे रसीक बाबू ने मुझे शादी में बुलाया था, इस बेटे की शादी में बुलाया था और कहा था कि बाट साहब आपको बहुत जल्दी आना, व्यवस्था संभालना, लेकिन यहाँ पर आरती में तो रसीक बाबू का बेटा सोया। हे परमात्मा, क्या तेरी लीला, क्या लीला है तेरी। अरे मास्टर साहब आप कब आ गए? अरे आइए आइए मास्टर साहब, अरे आराम से बैठिए मास्टर साहब, आप लंबा सफर करके आए हो, थक गए हो। हाँ हाँ बैठिए। और सुनो मास्टर साहब, आप चाहो तो नहा लो, और चाहो तो पाँव भी धो सकते हो, और आप लोग मेहमानों भी सुनो भाइयों, आप लोग नहा धो लो, अच्छी साड़ी पहन लो, श्रृंगार कर लो, और मास्टर साहब आप भी। फिर निकलेगा रसीक बाबू के बेटे की बारात, तो आप तैयार हो जाइए भैया। और हाँ भैया, जरा ढोल धमाके बेट बाजे सब तैयार रखना। और एक बात और सुनो ध्यान से, रसीक बाबू के बेटे की बारात में कोई रोएगा नहीं, कोई आंसू नहीं बहाएगा। आगे आतिशबाजी होगी, पीछे आतिशबाजी होगी, मिठाइयाँ बटेगी, और बेट बाजे पर सब नाचेंगे। हाँ हे भैया, ओ डोली भैया, अरे तनी जरा बजाई तो दो, हम भी नाच लेते। हाँ जरा जम के बजा भैया। रसीक बाबू के विद्रोह ने घर आए मेहमानों को भी जैसे पत्थर बना दिया, उनकी संवेदना शून्य हो गई। रसीक बाबू अगर होते तो मेहमान में समझाने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा होना नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अरे सुनो भाइयों सुनो, तुम लोग भूल जाते हो ये कोई शव यात्रा थोड़ी है, ये रसीक बाबू के जेठे बेटे की बारात है, और यहाँ जीवन ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, व्यर्थ है। मैंने पहले भी कहा था ना कि रसीक बाबू के बेटे की बारात में कोई रोएगा नहीं, कोई आंसू नहीं बहाएगा, एक ढोल ताशे पर नाचेंगे गाएंगे, क्योंकि हमारे आंसू को कौन देखे, हम किसे बताना चाहते हैं। हमारी विपत्ति में कोई दुखी नहीं होता, कोई तो है संसार में जिसे हमारी विपत्ति में आनंद आता है। लेकिन हाँ, हम रोएंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तो भाइयों बहनों, आप भी रोगे नहीं, आतिशबाजी होगी, मिठाइयाँ बटेंगी, और सुनो सब लोग खाना खाकर जाएंगे, कोई भूखा नहीं जाएगा। रसीक बाबू, आओ अपने बेटे को प्रणाम करो।
पढ़ना था ना। मैं रोऊंगा नहीं, आंसू भी नहीं बहाऊंगा। जगा दो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं रसिक बाबू का मित्र मास्टर सर, पेशे से शिक्षक हूँ। मेरी और रसिक बाबू की मित्रता को 30 वर्ष हो गए, लेकिन मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि रसिक बाबू की उस पथरीली कारुणिक व्यथा में जो अंश था वो ईश्वरीय चुनौतियों से लड़ने का एक नुस्खा था या जीवन में तय किए गए लक्ष्य को पाने की सिफारिश था। रसिक बाबू के मित्रों का एक अंश मुझे भी समा गया। मैं अभी भी गर्मी की छुट्टियों में रसिक बाबू से मिलने जाता हूँ, उनके घर रुकता हूँ और उस दौर में कोई अगर रसिक बाबू के उस मित्रों पर आक्षेप लगाता है, कोई प्रश्न खड़ा करता है, मैं उस आक्षेप का, उनके उस प्रश्नों का जवाब मुस्कुरा कर देता हूं। रंगीले बाबू, रंगीले बाबू, रंगीले बाबू, रंगीले बाबू, रंगीले बाबू, रंगीले तो ये था हमारा आज का नाटक। निश्चित तौर पर ये एक छोटा सा प्रयास है और संकल्पना, परिकल्पना, रंगमंचीय पूरी आत्मा से, निष्ठा से, कर्मठता से। अमन बैक स्टेज से आ जाए। मयंक, अमन शर्मा, सोनू बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे। वसीम भाई भी आ जाए। क्लोज आयो। चूंकि पहले की सारी चर्चा, वसीम भाई मंच पर आ जाए। बैक स्टेज में काफ़ी कुछ, रामेश्वर भाई प्लीज आ जाए आप। ये नेपथ्य में जिनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष काम था वो सभी आ जाएं। और मैं चूंकि नाटक के निर्देशक से चाहूँगा कि वे इस बारे में ज़्यादा बताएं, आज की प्रस्तुति के बारे में कि कैसा क्या उनका अपनी संकल्पना थी, चूँकि बहुत लंबे समय के बाद आदरणीय कर्मा जी द्वारा निर्देशन किया गया। बाकी लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ काफ़ी बड़ा काम किया गया था और बड़ी लंबी रेस थी बच्चों के साथ। कर्मा जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे मैं नाटक की पृष्ठभूमि पर आता हूँ। मुंशी प्रेमचंद मेरे पसंदीदा लेखक रहे। चूँकि मैं कॉलेज में था तब से उनको पढ़ता रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद लोगों के दिलों तक 100-150 साल हो जाने के बाद भी आज तक बसे हुए। मुंशी प्रेमचंद अपने साहित्य में वही बात करते हैं जो समाज की होती है, जो समाज की संवेदनाओं में घिरे होते हैं, समाज की गरीबी की, समाज की मुफलिसी की, समाज के बीच में प्यार वाली, स्नेह वाली। जैसे ईदगाह की बात करें, अमित का चिंता, कफन मार भी करता है। तो मुझे मुंशी प्रेमचंद जी को लेकर ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उन्होंने, आप सब मुझसे बड़े हैं और आपने मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत गहराई से पढ़ा। मेरे पसंदीदा रहे, चूँकि एकल नाटक था। चौबे जी का भी था कि भाई हम इस बार एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, एक पात्री नाटक की। लेकिन मेरा ये निवेदन था कि यह महेश्वर के बच्चों में ये संस्कार डालना है। वो तो एक से भी सकता था, लेकिन ये नाटक करेंगे नहीं, नाटक देखेंगे नहीं तो इनमें हुनर आएगा कहाँ से। हम किसी न किसी बहाने अभिनय की एक्टिविटी को चलायमान,
जैसे कि भैया प्रवीण भैया ने कहा कि नाटक की पृष्ठभूमि दिल को तो छूता भी है नाटक, लेकिन एक मुझे लगता है कि नाटक हर एक आदमी को जीवन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। और आप कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौतियों में उलझे में रहते हैं, लेकिन जैसा मास्टर साहब कहते हैं कि चला तेरे में कितना भी दम है, बड़े से बड़ा घातक हथियार चला, हम डरने वाले नहीं। तो ये पंक्तियाँ हम सबको ऊर्जा देती हैं। हम सबके घर में दुख सुख होता है, लेकिन कितना कलेजे वाला था व्यक्ति, कितना कलेजे वाला था मास्टर साहब का व्यक्तित्व कि वो पहला बार दामाद की मृत्यु हो जाती है फिर भी टूटता नहीं, दूसरी बार जवान बेटा छोड़कर चले जाता है फिर भी टूटता नहीं है। तो ये दुख सुख तो चलता ही है, लेकिन उस दुख सुख में भी हम सबको उन चुनौतियों से वैसे ही लड़ना है जैसे हम अपने शत्रु से लड़ते हैं। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो ही तो जीतेंगे, लड़के ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम लड़ाई में उलझे रहेंगे, लड़ते रहेंगे छोटी मोटी चीजों में और हम जीवन के लक्ष्य को पा नहीं सकेंगे। और अंत में सूत्रधार कहता है परिचय की श्रृंखला में मुझे आप जानते हैं कि मैं बात शुरू करता हूँ। चूँकि बच्चियाँ ये युवा कलाकार हैं और पिछले 2 साल से काम कर रही हैं, में भी थी। मेरा नाम सिया गार्गे है, मेरे पापा का नाम नितिन गार्गे है और मैं महेश्वर में रहती हूँ। मेरा नाम कनिष्का सोनोने है, मेरे पापा का नाम दिलीप सोनोने है, मैं महेश्वर में रहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम वैष्णवी गुजर है, मेरे पापा का नाम कमलेश गुजर नागर जी है, मैं महेश्वर में रहती हूँ। मेरा नाम आयुषी तंवर है, मेरे पिता का नाम गमन सिंह तंवर है, मैं महेश्वर में रहती हूँ। मेरा नाम सोनाक्षी वर्मा है, मेरे पिताजी का नाम दिलीप वर्मा है, मैं महेश्वर में रहती हूँ। मेरा नाम प्राची भास्कर है, मेरे पिताजी का नाम सरदार भास्कर है, मैं महेश्वर में रहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राधिका गुजर है, मेरे पिताजी का नाम कमलेश गुजर और मैं महेश्वर में रहती हूँ। मेरा नाम विनायक मालवीय है, मेरे पिताजी का नाम निशान मालवीय है, मैं महेश्वर में रहती हूँ। अब एक छोटा सा आग्रह, आदरणीय मनीषा भाभी यहाँ सोनू जी हमारे बैक स्टेज पे थे, रिदम पर मयंक शर्मा हारमोनियम देख रहे थे, वसीम भाई नेपथ्य में थे, रामेश्वर भाई। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगा कि जो श्रम साध्य विधा आदरणीय हकीम ने भी बताया, तो स्मृति चिन्ह पहली बार हम देना चाहेंगे हमारे आज के नाट्य निर्देशक कृष्णलाल कर्मा जी को। तो आदरणीय मनीषा भाभी, आदरणीय सर, आदरणीय हरीश सर कृपा कर आ जाए। आदरणीय स्मृति चिन्ह देखकर आज के नाट्य निर्देशन के लिए सर बधाई आपको। माताओं का, बहनों का कि इस छोटे से कार्यक्रम में आप नियमित आ रहे हैं। आज संख्या बल बड़ा है, अंतर मन से आपको धन्यवाद। कल मिलन जंक्शन की प्रस्तुति है, लोकगुंजन भोपाल की भी प्रस्तुति है, डुएट परफॉर्मेंस है, 2 लोगों का इसमें परफॉर्मेंस रहेगा और 1 घंटा लगभग 55 मिनट ड्यूरेशन समयावधि रहेगी। आयोजक कर्मा जी, चौबे जी, नाट्य कला, नाटक ये बहुत बड़ी कला है। उसमें हमारे कर्मा जी, चौबे जी, पूरी टीम, उनको मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये इस विधा को चल रहे, जिंदा रख रहे हैं। इसके लिए आपको मेरा मन से, तन से और जिस जीवन से भी पूरा समर्थन रहेगा। आदरणीय पाटीदार जी का ये हौसला हमारे को एक अमृत मान दे गया है, एक जीवन पूरी दे गया है। और सभी सम्मानीय नगर के कला प्रेमी, बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं इस मंच पर, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ग्रुप फोटो यदि हो गया है तो शुभ रात्रि भी कहना चाहूँगा। और आदरणीय
इस छोटे से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास को बार बार नमन करने का मन करता है, क्योंकि इतने कम संसाधनों में आप इस कला को जीवित करते हुए कर्मा जी और हमारे कंपनी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कला को जीवित रख रहे हो। नौवीं पीढ़ी को जो कर्मा जी ने भी कहा वो सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को इस कला को समर्पित करना है, उन्हें सिखाना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं और हम लोग पूरा सहयोग है आप लोग के साथ। पूरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन नाट्य द्वारा प्रेषित मुंशी प्रेमचंद्र की एक मार्मिक कहानी को सुनकर मुझे पूर्ण यकीन है कि हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आए होंगे। इतना मार्मिक और हृदय को छू जाने वाली जो कहानी को हमारे परम मित्र और कलाकारों ने जो प्रेषित की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान समय में हम जहाँ पे वो युग के व्यक्ति हैं जो एक युग को जाते देखा है और एक युग को आते देखा है। बचपन में हम दादा के कंधे पे बैठकर नाटक गम्मत देखने जाते थे और समय के साथ ये चीज़ बदलते बदलते विलुप्त होती गई और उस विलुप्त संस्कृति को फिर से जीवंत गुंजन नाटक के द्वारा जो की जा रही है। और आने वाला समय वो दौर जरूर आएगा कि इन कलाकारों को ढूंढ ढूंढ कर लोगों के बीच में वापस इन संस्कृतियों को प्रस्तुत करना पड़ेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ, आज जो रंगीले बाबू डॉक्टर प्रेमचंद जी का आदि सम्राट उनकी कहानी का रूपांतरण करके जो अभिनय प्रस्तुत किया है कृष्णा जी ने, बहुत ही जीवंत अभिनय था उनका। और उस अभिनय ने श्रोताओं को, सारे सभागार को अंदर भिगो दिया है। संवेदनाओं से भरे हुए इस एकांकी का हर संवाद और उनका जो अभिनय था वो बहुत ही मार्मिक था। मर्मस्पर्शीय नाटकों को देखने का एक अवसर मिला हमको। और लोक नाट्य गुंजन जो संस्था है वो बहुत ही स्तुत्य कार्य कर रही है। इस शायर ने कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। मगर यहाँ पत्थर नहीं, इंसानों को तराशा जा रहा है और प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है। और ये प्रतिभाएँ कल अवश्य ही बड़े कैनवास पर अपना नाम करेंगी, शहर का नाम करेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण चौबे जी को, कृष्णा विश्वकर्मा जी को। सचिन जी, अपनी प्रतिक्रिया संक्षिप्त में दे दी। आप भी सचिन जी शर्मा भी हमारे उसी समय से जुड़े हैं जब हम 4 लोग नाटक करने पर विचार करते थे। तो आपकी भी बहुत लंबी यात्रा रही है और वर्तमान में आप नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया। नर्मदेवार लोक गुंजन नाट्य संस्था से मैं शुरुआत से जुड़ा हूँ और मैंने देखा कि बहुत संघर्ष समय से भी ये संस्था जीवित और चल रही है। इसमें आप सबका सहयोग बना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद की श्रृंखला में, आभार की श्रृंखला में एक नाम हम चूक गए, सीएम राइज स्कूल का। ये जो आपके सामने बैठे हैं ये सभी सीएम राइज स्कूल के प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के बच्चे हैं। तो उनके प्राचार्य महोदय आज है देखो बिरजू गुप्ता जी और प्रधान पाठक जी मोतीलाल जी सर, पाटीदार सर है। तो उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भी आगे 2 शब्द कहें। पाटीदार सर, आपने आज अच्छा समय दिया, बड़ा अच्छा भी लगा हमको, क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे हैं और हम आप सबके साथ में बड़ी तन्मयता से लगे। आज के इस रंगारंग नाट्य प्रस्तुतिकरण में हमारे महेश्वर के समस्त गणमान्य नागरिक एवं जितने भी नाट्य मंच में सम्मिलित हमारे कलाकार, विशेषकर हमारे विश्वकर्मा जी और उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कवि हरीश जी दुबे जी एवं सम्मानी मंच, निश्चित रूप से जो विधा है इसको हमारे महेश्वर वास्तव में एक आध्यात्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक के एक स्थान रखता है। तो हमारे कलाकारों ने जिनने इसको एक नई विरासत के रूप में संजो के रखा है और नाटक
एक आपकी ये जितनी विधाएं हैं वो निश्चित रूप से कठिन विधाएं हैं और इनको निरंतर आप लोग जारी रखेंगे। जैसा भी हमारा सहयोग रहेगा, अपेक्षित रहेगा, निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाटीदार सर, आप हमारे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। पिछले वर्ष भी संत कालू महाराज पर एक लेख किया था, फेलोशिप मेरी पूर्ण होना थी, तो उस दौरान मैंने एक संत कालू महाराज पर एक नाटक लिखा था परमाण। वो भी मार्मिक नाटक था, लेकिन उसमें भी आपका, उस नाटक की प्रस्तुति में भी आपका, आपके स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे कि आप नाट्य कला के मंचों को, नाट्य कला के महत्व को समझते हुए स्कूल में, क्योंकि ऐसा हर किसी को आज़ादी नहीं मिलती बच्चों के साथ काम करने की, लेकिन आपने हमारे काम की गंभीरता को समझा, काम को समझा और हमको आपके स्कूल परिवार के बच्चों के साथ में काम करने की जो आज़ादी मिलती है उसके प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि कई बार अविश्वास की बात भी आती है, लेकिन आपने हम पर विश्वास जताया, तो हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पिताजी। आभार की श्रृंखला में मैं आदरणीय फतेह सिंह जी परमार, हमारे गणेश जी बुंदेला आज देखने के लिए आए हैं, नागर जी हैं और सभी तमाम श्रोतागण, दर्शकगण हैं। हम सभी का, आप सभी का लोक गुंजन नाट्य परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है